नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सम्मुख से जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं वो कक्षा 12 NCERT पर आधारित ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटिव ये टॉपिक रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो पहाड़ी शैलियों पर आधारित है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप इंटर की बात करें या प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित जो है एलटी और प्रवक्ता के अंतर्गत इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये श्रृंखला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे साथ इन प्रश्नों को बनाते हुए चलिए, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है ये है, राग रानियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है, ये आपको बताना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके 2011 में पूछा गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और 2015 में जो प्रवक्ता समवर्ग का परीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत भी पूछा गया है और बोर्ड में ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों, राग रानियों का जो अंकन जो किया गया है वो किस शैली में सर्वाधिक किया गया है ये बताना है, जिसमें राजा और रानियों से संबंधित चित्रांकन बहुत मात्रा में किया गया है। सर्वाधिक किस शैली के अंतर्गत ये किया गया है, यदि मैं बात करूं, कांगड़ा शैली एक ऐसी शैली रही है जिसके अंतर्गत राग रानियों का सर्वाधिक चित्रांकन इस शैली के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है। ठीक है, अब ये बताना आपको, जो नारी का जो अंकन किया गया है, बहुत सुंदर तरीके से उसका चित्रांकन किया गया है, वो किस शैली के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं तो पहाड़ी शैली के अंतर्गत इस चीज़ का अंकन महिला पर आधारित, जो महिला नारी पर आधारित ये चित्रांकन पहाड़ी शैली के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है। अब जो पहाड़ी शैली के जो चित्र हैं, जो उस समय जो पहाड़ी शैली में जो चित्र बन रहे थे वो किस रंग पर आधारित, उनमें किन रंगों का प्रयोग किया जा रहा था, ये आपको बताना है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं उसमें गहरे रंगों का प्रयोग हो रहा है। अब पहाड़ी शैली की यदि हम बात करें, जो हिल स्टेशन, यदि हम हिलों की बात करते हैं तो हमारे सामने प्रकृति का वह बहुत खूबसूरत नज़ारा आ जाता है। कभी हम कहते हैं ना कि हम हिल स्टेशनों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या दिखता है, पहाड़, पेड़ पौधे, सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, झरने, पहाड़ इत्यादि दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, हम यदि हम प्रकृति की बात करें तो वहाँ पर जो हमें जो उस चीज़ का सर्वाधिक जो हमें दर्पण होता है वो पेड़ पौधे या प्रकृति की हरियाली से हमें वो उसका संबंध होता है, उसमें डार्क रंगों का क्या होता है, प्रयोग होता है। इसलिए यदि हम बात करें पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, तो उसमें गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करो और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सुझाव अवश्य दें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं। गीत गोविंद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि ये एकदम सिंपल सा प्रश्न है, मगर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं ये आपको बताना। यदि मैं बात करूँ, ये बसौली शैली के अंतर्गत गीत गोविंद के सारथी चित्र बने हैं। ये चित्र जो शैली है ये, ठीक है, ये बसौली शैली के अंतर्गत ये बने हैं। अब बात करते हैं प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला। जो प्रकृति पर आधारित है, हम यदि बात करें पेड़ पौधे झरने पहाड़ इत्यादि, जो ये चीज़ों का जो अंकन हुआ, ये हम ग्रामीण दृश्य की बात करें तो इन सभी चीज़ों का जो अंकन सर्वाधिक किस शैली के अंतर्गत हुआ है, ये बताना है आपको इन चित्रों में। यदि मैं बात करूं तो ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत ही इनका सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है। दोस्तों, ये नोट कीजिएगा, हम जो जो टॉपिक जो पे जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपका पहाड़ी शैलियों पर आधारित है। तो पहाड़ी शैली से आधारित है तो हिल स्टेशनों की बात होगी, वहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें होंगी और उस पे उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं। कृष्ण पर आधारित है। ठीक है, भारत में जो सारे जो चित्र बने हैं, जिन शैलियों की यदि हम बात करें, कृष्ण लीला पर आधारित और राधा पर आधारित जो सारथी जो चित्र बने हैं वो बने हैं आपके राजस्थानी शैली के अंतर्गत ये बने हैं। कहते हैं कि जो ये पहाड़ी शैली का ही एक रूपांतरण हमें राजस्थानी शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, जो कृष्ण लीला के जो प्रेम प्रसंगों पर आधारित और उसके जो चित्र बने गए हैं वो राधा कृष्ण पर आधारित, ये सारा सारवती
राजस्थानी शैली के अंतर्गत इनका प्रयोग किया है। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसे देख नोट कर लीजिए। संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हैं? संसार चंद्र के चित्र किस शैली के अंतर्गत बने हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं बात करूं, ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत ये चित्र संसार चंद्र के सब सर्वाधिक चित्र बने हैं। अब बात करते हैं, पहाड़ी पेंटिंगें किस समय विकसित हुई? जो पहाड़ी पेंटिंग की यदि हम बात करें, जिसमें पहाड़ी शैली, जब बात करूं कांगड़ा शैली से, बसौली शैली से जब पृथक होकर जब पहाड़ी शैली का जब निर्माण हुआ था, तब उस समय किस समय ये विकसित हुई थी? यदि हम मैं बात करूं, पहाड़ी पेंटिंगों का जो समावेश अपने समय में उजागर हो रहा था, विकसित विकास की तरफ बढ़ रही थी, अपने पूर्ण स्वभाव को प्राप्त कर रही थी, तो ये समय क्या था इन पेंटिंगों का विकसित होने का? यदि मैं बात करूं ये जो इसका जो प्रारंभिक समय रहा 18वीं, और जो इसका लंबित जो समय रहा वो था 19वीं शताब्दी। 18वीं से और 19वीं शताब्दी के मध्य पहाड़ी शैली का विकास हुआ और इन पेंटिंगों का समन्वय हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की थी। वो अंग्रेज यात्री कौन था? देखिए, जो कांगड़ा शैली का बहुत जो एक स्वभाव या कहें एक प्रतिष्ठित स्तर पर जो पहुंची, वो संसार चंद्र के कारण पहुंची थी। कांगड़ा शैली का जो उद्धार हुआ था, और जब संसार चंद्र के कला प्रेम को कि जब चर्चा बहुत व्यापक तौर से जब फैलने लगी, पूर्ण संसार भर में या भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांतों में जब फैलने लगी, तो ये अंग्रेज यात्री इनसे मिलने आया। वो अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में इनकी चर्चा की। वो अंग्रेज यात्री कौन था, ये आपको दोस्तों, जो संचार चंद्र से जो मिलने आया था अंग्रेज यात्री, वो मूरक्राफ्ट वो व्यक्ति था। ठीक है, इसका उत्तर है मूरक्राफ्ट। ठीक है, अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ? ऐसा कौन सा शासनकाल रहा जहां पर कांगड़ा शैली का विकास नहीं हो पाया? यदि ये आपको बताना है, देखो, जो शासक रहे कांगड़ा शैली या चित्र शैली के अंतर्गत, जो पहाड़ी शैली के विकास स्वरूप के अंतर्गत यदि हम बात करें, कांगड़ा शैली के जो शासक थे, कुछ शासकों के नाम बताता हूँ मैं आपको। उनके शासनकाल में ये अपने चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाई। कहने का मतलब है, इनके समय में कांगड़ा शैली का विकास ना के बराबर हुआ। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं, उसके अंदर भूतपाल सिंह रहे हैं, सावंत सिंह रहे हैं, और रामकृष्ण सिंह रहे। इनके समय में क्या हुआ, ये कांगड़ा शैली का विकास अपने पूर्ण स्तर पर नहीं पहुंच पाया। ठीक है, ये तीन लोगों के शासनकाल के मध्य ये चीजें नहीं हो पाई। अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये कह रहा है, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एक ही प्रश्न से दो उत्तर बन रहे हैं। देखिए, अब रसमंजरी किस शैली का अंकन किस शैली के अंतर्गत हुआ है? तो ये देखिए, पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत हुआ। अब ये कह रहा है, पहाड़ी चित्र में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है, ये आपको बता। अगर मैं बात करूं, ये बसौली शैली के अंतर्गत रसमंजरी का चित्रांकन हुआ है। ठीक है, अब पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत जो रसमंजरी है, वो बसौली शैली के अंतर्गत उसका चित्रांकन हुआ है। अब मौला राम कौन थे, ये आपको बताना है। मौला राम एक पहाड़ी चित्रकार थे। ठीक है, अगला प्रश्न। अब ये नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर मैं कहूँ मौला राम की बात करूँ, तो ये कई दफ़े या DSSB का पेपर हुआ है, या यूपी का पेपर हुआ है, या केंद्रीय विद्यालय का पेपर हुआ है, या नवोदय विद्यालय का जो पेपर हुआ है, उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। अब जहाँ तक मैं बात कहूँ नैनसुख किस शैली का चित्रकार है, ये आपको बताना है। देखिए, ये कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्रकार रहा है। ठीक है, अब मौला राम कौन कौन थे, ये आपको पता ही होगा। ये एक क्या है, पहाड़ी चित्रकार हैं, और कांगड़ा शैली का ये नैनसुख की शैली का चित्रकार है, ये कांगड़ा शैली का चित्रकार है। और यदि मैं बात कहूँ, कांगड़ा शैली का दूसरा नाम है। अब कांगड़ा शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये पहाड़ी शैली के नाम से जाना जाता है। अब पहाड़ी शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वो कांगड़ा शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, पहाड़ी चित्रकला का सर्वप्रथम खोज किसने की थी? जो पहाड़ी चित्रकला की जो खोज हुई थी,
ये किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है दोस्तों। पहाड़ी चित्रकला की जो खोज हुई थी, ये मैट टाक द्वारा इसको मैट काप द्वारा इसकी खोज हुई थी। पहाड़ी चित्रकला का सर्वप्रथम जो खोज हुई थी, मैट काप द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं पहाड़ी चित्रकला। अब पहाड़ी चित्रकारों का विषय विषय क्षेत्र क्या रहा, जो पहाड़ी कला कला के जो कलाकार थे, पहाड़ी शैली के जो कलाकार थे, उनका विषय क्या था, वो किस विषय पर आधारित चित्रांकन किया करते थे, ये बताना है आपको दोस्तों। देखिए, पहाड़ी चित्रकला का जो जो विषय क्षेत्र रहा है, वो रामायण रहा, वो पौराणिक कथाओं पर आधारित जो ग्रंथ रहे हमारे रामायण, वो उस पर आधारित रहा है। ठीक है, अब पहाड़ी चित्रकला का क्या प्रधान है, देखिए पहाड़ी चित्रकला का क्या प्रधान है। यदि मैं बात कहूँ, जो पहाड़ी चित्रकला किस पर आधारित है, किन रेखाओं पर आधारित है, या ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए, जो पहाड़ी चित्रकला का जो प्रधानता रही है, वो रही है आपकी भाव 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 प्रधानता पर इसकी क्या रही है, ये आधारित रही है। भाव प्रधानता इसकी आधारशिला रही है। अब बात करते हैं हिमालयन आर्ट के लेखक कौन हैं। ये हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये हिमालयन आर्ट जो प्रश्न है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछा जाता है, आप इसे मेरे सामने नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब ये जेसी फ्रेंच द्वारा इसको लिखा गया है। हिमालयन आर्ट जेसी फ्रेंच द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका पहाड़ी रियायतों में 1760 ईस्वी के लगभग किस कला ने जन्म लिया। अब पहाड़ी रियासतों के जो गलियारे हैं, उसमें 1760 के मध्य लगभग किस कला ने जन्म लिया है, ये आपको बताएं दोस्तों। इस के अंतर्गत पहाड़ी कला ने क्या लिया, अपना जन्म लिया, पहाड़ी चित्रकला ने अपना जन्म लिया। अब बात करते हैं डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार पहाड़ी चित्रों की संख्या कितनी कितनी है। अब आपको बताना है, देखिए, जो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी हैं, उनके अनुसार, इनके शोध के अनुसार, कि भैया चित्रकला और जो पहाड़ी चित्रकला चित्रों की संख्या कितनी रही है। यदि मैं बात करूं इनके अनुसार, तो ये 50,000 से ऊपर चित्रों की संख्या पहाड़ी चित्र शैली के अंतर्गत रही है। पहाड़ी शैली के अंतर्गत 50,000 से भी अधिक चित्रों का चित्रांकन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया। अब पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया है, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए, ये लोक कला के आधार पर इसने क्या लिया, जन्म लिया, लोक कला। अब लोक कला क्या होती है, किसी भी क्षेत्र की या किसी स्थानीय क्षेत्र की जो कला होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लोक कला। अब जैसे हम बात करें उत्तराखंड की लोक कला या कुमाऊं की लोक कला, क्या होती है, ऐपण। ठीक है, किसी व्यक्ति पर्टिकुलर स्थान या उस क्षेत्र से संबंधित जो कलाएं वहाँ पर विकसित हुई हैं, वो उसकी क्या है, लोक कला उसको कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। देखो, राधा कृष्ण किस शैली के सर्वाधिक प्रिय विषय रहे हैं, ये आपको बताना है। देखिए, ये जो राधा और कृष्ण पर आधारित जो चित्रांकन हो रहे थे, वो सर्वाधिक प्रिय विषय किस शैली के माने गए हैं। देखिए, पहाड़ी शैली ऐसा शैली रही जहाँ पर राधा कृष्ण शैली के सर्वाधिक प्रिय विषय रहे हैं। इन पर चित्र बनाने पर आधारित ये चित्रांकन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इसे मेरे साथ आप नोट करते चलिएगा। अब अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है बसौली शैली के चित्रों में हास्य किस तरह का है। अब हास्य जो बनता है, यदि मैं बात करूं, ये बसौली शैली के चित्रों में हास्य किस तरह का बनाया जाता है। देखिए, ये सादा बनाया जाता है, ना ही उसमें खुरदरा बनाया जाता है, ना उसमें अलंकृत युक्त है, ना उसमें कोई डिजाइन डिजाइन इत्यादि चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं। वो क्या बनाया जाता है, सादा सिंपल सा बनाया जाता है। अब बसौली शैली के समस्त चित्रों में किसके दर्शन होते हैं, जितने भी बसौली शैली के जो चित्र बने हैं, उसमें किसके दर्शन होते हैं, ये कृष्णपाल के उसमें दर्शन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किस चित्रण शैली में अलकबंद चित्रण किया गया है, ये बताना है आपको।
किस चित्र शैली में अखल बंद चित्रण किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये बसौली शैली के अंतर्गत ये अलखल बंद चित्रण किया जाता है। ठीक है। अब बसौली परंपरा के श्रेष्ठ प्रतिनिधि चित्र पर आधारित है, ये आपको बताना है। बसौली परंपरा के श्रेष्ठ प्रतिनिधि चित्र पर आधारित है। किस पर ये चित्र आधारित है, ये आपको बताना दोस्तों। इससे पूर्व मैंने आपको एक क्वेश्चन भी रिपीट किया था, रसमंजरी पर ये आधारित है। ठीक है, रसमंजरी। अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख से इस प्रकार से है, वस्तु का कोई ना कोई भाग हाशिए में पहुंच जाता है। वस्तु का कोई ना कोई भाग हाशिए में पहुंच जाता है, ये बसौली शैली के चित्रों में दिखाई देता है। ठीक है, हाशिए पर पहुंच जाता है, किस प्रकार से में कितनी जगह छोड़ी जाती है, ये आपको देखी जाएगी। बसौली शैली के चित्रों में ये देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं बसौली शैली के समस्त चित्रों, देखिए फिर से दोहरा रहा हूँ, बसौली शैली के समस्त चित्रों में विषय विषय में चित्रों की प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जो बसौली चित्र जो बने हैं, जो समस्त विषयों पर आधारित जो चित्र बने हैं, उन चित्रों की प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, ये आपको बताना दोस्तों। ये रहे हैं कृष्ण एवं उनका जो प्रेम है, जो कृष्ण भगवान कृष्ण पर आधारित है, और उनके प्रेम की जो अपार गंगा है उस पर आधारित ये चित्रांकन किया जाता है। ये इसी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, चंबा शैली का आरंभ किसके समय हुआ था। चंबा शैली, जो चंबा शैली का आरंभ किसके समय में हुआ, चंबा किस लिए प्रसिद्ध है, ये रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी बहुत दफे पूछा जाता है। ये राजा उमेद सिंह क्या थे इसके इन्होंने ये आरंभ किया था चंबा शैली को। ठीक है, चंबा शैली का आरंभ किसके समय हुआ, ये राजा उमेद सिंह के समय में ये प्रारंभ हुआ था। अब और लहरू तथा निक्कू किस शैली के चित्रकार थे, ये आपको बताना है दोस्तों। ये चंबा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है। अब हम चंबा शैली की बात करते हैं तो चंबा से रिलेटिव ही क्वेश्चन आपके सम्मुख से पुट होंगे। अब बात करते हैं चंबा शैली को प्रोत्साहित किसने किया। अब चंबा शैली को प्रोत्साहित राज सिंह द्वारा इसको प्रोत्साहित किया गया था। चंबा शैली को जो आगे जो उभरी है, विकसित हुई है, अपना पूर्ण स्वभाव को जो प्राप्त हुई, वो राज सिंह द्वारा इसको क्या किया गया था, प्रकृत किया गया था, यदि हम कहें। अब यह बात करते हैं चंबा शैली अपने मौलिक रूप में किस समय दिखाई दी। कहने का तात्पर्य है, जब चंबा शैली का विकास हो रहा था सम टाइम, वो अपने पूर्ण रूप में या स्वभाव में कब प्राप्त होती, देखिए जब कोई व्यक्ति विशेष, यदि हम एक सिंपल सी बात करें, एक दुल्हन को लेते हैं, जब दुल्हन की परिधान, जब वो पूर्ण रूप से दुल्हन का जब आवरण तैयार करती है, उससे पूर्व वो उस आवरण, दुल्हन के आवरण को, किसी लड़की को यदि दुल्हन के आवरण को पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती, जब वो फाइनली जो प्राप्त हो जाती है, वो क्या होता है, एक आवरण हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से चंबा शैली में मौलिक रूप में किस समय दिखाई दी थी है। ठीक है, ये कह रहा है। अब बात करें, ये जो मौलिक रूप में जो दिखाई दिए थे अपने पूर्ण स्वभाव में, तो यदि हम करें 19वीं शताब्दी के मध्य ये हमें देखने को प्राप्त हुआ था। ठीक है। कहने का तात्पर्य उस समय बहुत ज़्यादा फली फूली ये शैली 19वीं शताब्दी के मध्य चंबा शैली का बोलबाला रहा। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या था। अब कुल्लू शैली की बात कर रहे हैं। अब कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है। अब मैं बात करूं कुल्लू शैली का जो प्राचीन नाम था, कुल्लुट। कुल्लुट कुल्लुट इसका क्या था, कुल्लुट इसका प्राचीन नाम था। ठीक है। अब कुल्लू शैली का जन्म कब हुआ। अब कुल्लू शैली का जन्म आपका 17वीं शताब्दी के मध्य कुल्लू शैली का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है। जो कुल्लू शैली है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है, किसके द्वारा
ये लाइट माई किसके द्वारा ये जानी गई, ये आपको बताना है। कुल्लू शैली को जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय था वो जेसी फ्रेंच को इसका श्रेय जाता है। अब कुल्लू शैली को स्थायित्व किसके समय में मिला, अब ये बताना है आपको। ये राजा प्रीतम सिंह के समय में इसको क्या मिला, दायित्व का रूप इसे धारण हुआ। अब बात करते हैं कुल्लू शैली का जन्म किसके समय में हुआ था। कुल्लू शैली का जन्म सुजन भगवान के समय में हुआ था। सजनु भगवान के समय में ये हुआ था। अभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सजनु भगवान सिंह के समय में किस शैली का जन्म हुआ था, तो वो कुल्लू शैली का जन्म हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। अब कुल्लू शैली का जन्म किसके समय में हुआ था, ये आपको बता दिया। एक क्वेश्चन इसमें छूट गया, कुल्लू शैली के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, ये आपको बताना है। देखिए इससे जो पूरा जो क्वेश्चन बताया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगी। कुल्लू शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार रहे थे वो सजनू और भगवान रहे थे। अब बात करते हैं कुल्लू शैली का जन्म किसके समय में हुआ था, ये राजा जगत सिंह के समय में हुआ था। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिस्टेक होगी तो इसमें आप वो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, कुल्लू शैली का पूर्ण विकसित रूप किसके समय में दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब कुल्लू शैली अपने स्वभाव में फल फूल रही थी, इसका विस्तार क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा था, ये किसके समय में ये चीज़ें हो रही थी ये बताना है। उस समय कौन सा शासक रहा था, देखिए ये राजा विक्रम सिंह के समय में क्या था, ये अपने पूर्ण रूप में फल फूल रही थी। अब बात करते हैं मंडी शैली की प्रमुख पहचान क्या थी। अब मंडी शैली की जो पहचान थी वो भारी मुखमंडल एवं छोटा कद था। उस समय के जो मंडी शैली के जो लोग थे उनकी जो प्रमुख पहचान भारी मुखमंडल और छोटा कद उनका होता था। ठीक है, अब बात करते हैं गजलक्ष्मी का चित्र किससे संबंधित है। गजलक्ष्मी का जो चित्र जो संबंधित है वो मंडी शैली से संबंधित है। अब मंडी शैली से कौन सा चित्र संबंधित है, कभी क्वेश्चन आता है तो गजलक्ष्मी का चित्र मंडी शैली से संबंधित है। अब बात करते हैं मंडी शैली का पूर्ण विकसित रूप किस समय दिखाई देता है। अब किस समय ये अच्छी तरह से फली फूली मंडी शैली, इससे पूर्व हमने कुल्लू शैली की बात करी, अब मंडी शैली की बात करें। मंडी शैली कब अपने पूर्ण रूप में फली फूली, जिस प्रकार से कुल्लू शैली फूली, जिस प्रकार से पहाड़ी शैली अपने पूर्ण स्वभाव में रही। अब बात करें किस समय ये दिखाई देता है, किस सन में हुआ था। 1750 के मध्य में क्या हुआ, ये मंडी शैली अपने पूर्ण रूप में उस समय ये दिखाई देने लगी कि हाँ कोई भी शैली इस प्रकार से फल फूल रही है। ये सन था आपका 1750 के मध्य ये रहा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, कांगड़ा शैली किसके समय में स्वर्ण युग को प्राप्त हुई। ये संसार चंद के समय में कांगड़ा शैली अपने पूर्ण स्वर्ण युग को प्राप्त हुई। स्वर्ण युग कब होता है, जब किसी चित्र शैली के अंतर्गत बहुत सी चीज़ों का निर्माण होता है और वो चित्र शैली उस समय अपने आप को उस परिकाष्ठा पे पहुंचा लेती है जहां पर उस कला का क्षेत्र का दायरा बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है। वो एक क्षेत्र में सीमित ना होकर वो फैलनी शुरू हो जाती है, तो वो उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लोग उसके प्रति खींचे चले जाते हैं। तो ये कहा जाता है, इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये किसके समय, संसार चंद के समय में ये दिखाई देने लगा। ये कांगड़ा शैली का के समय में जो स्वर्ण युग को प्राप्त हुई थी वो संसार चंद के समय में ये स्वर्ण युग को प्राप्त हुई थी दोस्तों। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, कांगड़ा शैली की रंग योजना किस शैली से मिलती है। जो कांगड़ा शैली की जो रंग योजना जो बनी, जो ये उससे रिलेटिव जो थोड़ा सा उसके पैरेलल जो देखने को मिलती है या हूबहू कहें तो ये मुगल शैली के जो रंग योजना थी उस पर आधारित ये कांगड़ा शैली की रंग योजना रही है, उससे मिलती जुलती रही है। अब बात करते हैं गुलेर, नूरपुर तथा सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहे हैं। ये जो तीन केंद्र हैं वो किस शैली के केंद्र रहे हैं, ये बता रहा है। जो तीन क्षेत्र हैं, या गुलेर की बात करें या नूरपुर की बात करें या सुजानपुर की बात करें, तो ये किस शैली के केंद्र बिंदु रहे हैं, ये आपको बताना। देखिए अगर हम बात करें, इनका जो केंद्र बिंदु रहा वो बसौली रहा है। बसौली इन तीनों का जो, यदि हम नूरपुर की बात करें या गुलेर की बात करें या सुजानपुर की बात करें, तो ये बसौली इनका केंद्र रहा। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना सुझाव भी अवश्य दें। अब बात करते हैं संसार चंद किस राज्य के राजा थे। ये संसार चंद किस राज्य के राजा थे? ये कश्मीर से बिलोंग करते थे, ये कश्मीर के राजा थे। ठीक है। अब पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी थी? अब पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी थी ये आपको बताना है। देखिए ये पहाड़ी शैली की जो सर्वश्रेष्ठ शैली रही है वो चंबा रही है। ठीक है। अब कांगड़ा शैली का प्रमुख विषय क्या रहा है? कांगड़ा शैली का जो प्रमुख विषय रहा है वो नायिका भेद और प्रेम पर आधारित ये रहा है। देखिए नायिका भेद और प्रेम ये क्या रहा कांगड़ा शैली का प्रमुख विषय रहे हैं। अब संसार चंद का संबंध किस शैली से है आपको बताना है। संसार चंद का संबंध किस शैली से है? देखिए कांगड़ा शैली से संसार चंद का संबंध है। अब मनखू खुसाला किशनलाल परखू नामक जो चित्रकार किस शैली से संबंधित रहे हैं ये आपको बता। देखिए जो मनकू की बात करें या खुसाला ये और किशनलाल या परखू की बात करें ये अपने समय के बहुत विद्वान बहुत प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं जो कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में से सर्वश्रेष्ठ या कहें सर्वोत्तम चित्रकारों में सम्मिलित हैं। ठीक है। इनके कारण ही ये शैली फली फूली। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के। राजा संसार सिंह किसके उपासक थे? ये किसकी पूजा करते, किसको मानते थे राजा संसार चंद? उनके हृदय रूपी कंठ में कौन विराजमान थे? देखिए जब मैंने आपको इससे पूर्व कहा था कांगड़ा शैली के जो संस्थापक रहे उसमें सर्वाधिक जो चित्रांकन हुए राधा कृष्ण पर आधारित हुए हैं। तो कांगड़ा शैली का जो सबसे जो राजा संसार चंद के जो उपासक रहे हैं वो क्या रहे हैं? कृष्ण राधा रहे हैं। देखिए कृष्ण पे आधारित ये कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। अब मैंने संशासन की बात करी है किससे संबंधित हैं तो आपको बता दिया था कि ये किस शैली से संबंधित हैं। ये कश्मीर से ये पहाड़ी शैली पे सारा जो चित्रांकन बने हैं वो राधा कृष्ण पर आधारित प्रेम प्रसंग पर हम ज़्यादा बने हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कांगड़ा शैली किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है? कांगड़ा शैली की यदि हम बात करें जब मुगल काल खत्म हुआ तो उसके पश्चात क्या हुआ? कांगड़ा शैली का विकास हुआ। कांगड़ा शैली मुगल और राजस्थानी शैली का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब जब ये मुगल और राजस्थानी शैली के मिलन से क्या हुआ? कांगड़ा शैली का विकास हुआ या कहें उसकी उत्पत्ति हुई। दोस्तों अगला प्रश्न, कांगड़ा का सबसे कला प्रेमी राजा कौन था? अब कांगड़ा शैली के अंतर्गत या कांगड़ा राज्य के अंदर सबसे प्रसिद्ध कला प्रेमी राजा कौन था ये आपको बताना है। दोस्तों जो कला प्रेमी जो राजा था वो संसार चंद थे जो जिनको कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज्ञान था, ये कला के प्रति बहुत ज़्यादा जुझारू थे। इन्हीं के समय में चित्रकला अपने पूर्ण शोभा में स्वर्ण युग को प्राप्त हुई। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, हीर और रांझा सोनी महिवाल आदि पंजाब लोक कथाओं का चित्रांकन किस शैली में हुआ है? देखिए जो ये प्रेम प्रसंग पर आधारित मैंने बताया था जो हीर और रांझा की प्रेम कहानी पूरी दुनिया जानती है और सोनी मेहवाल की भी ये कथाएं आप जो पौराणिक कथाएं हैं लोक कथाएं जो सच्ची घटना पर आधारित है इनके चित्र की शैली में चित्रांकन हुए हैं। ये कांगड़ा शैली में इन चित्रों को बनाया गया है। या हम बात करें सोनी मेहवाल की बात करें या हीर और रांझे के चित्रांकन किया गया है। ठीक है। अब पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कौन सी थी ये आपको बताना है। देखिए पहाड़ी शैली की जो सर्वोत्तम शैली की यदि हम बात करें वो कांगड़ा शैली रही है। कांगड़ा शैली इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुलेर शैली का उदय कहाँ हुआ था? अब गुलेर शैली की बात कर रहे हैं। अब गुलेर शैली का उदय कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। दोस्तों गुलेर शैली का उदय हीरपुर में हुआ था। हीरपुर में इसका उदय हुआ था। अब बात करते हैं गुलेर राज्य की स्थापना कब हुई थी? गुलेर राज्य की स्थापना 1405 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। फिर से नोट कर ले 1405 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। अब देखिए सन 1900 1405 में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? अब ये जो
स्थापना हुई थी, ये किसने की थी आपको ये बताना है। देखिए राजा हरिश्चंद्र द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और गुलेर राज्य की जो स्थापना है 1405 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अब गोल पहाड़ियाँ एवं कदली वृक्षों का अंकन किस शैली की विशेषता रही। अब देखिए जो गोल पहाड़ियाँ और जो कदली वृक्षों का जो चित्रांकन किया गया है, जो अंकन किया गया, वो किस